हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। इंडिया एक परमाणु संपन्न देश है और कौन सा देश था जो इंडिया पे इतना प्रेशर डाल रहा था कि तुम्हें परमाणु परीक्षण नहीं करना है, और कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने साइंटिस्ट को खुली छूट दी थी कि तुम परमाणु परीक्षण करें, मैं उन आपके साथ हूँ। वो कौन से प्रधानमंत्री थे और कौन से वो साइंटिस्ट थे जिनको खुली छूट मिली थी, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से जो कि अमेरिका ने बैन लगा दिए थे इंडिया पे कि तुम परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हो, तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ये बात है 1972 की, 1972 की। उस टाइम में क्या था, इंडिया के जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी वो एक निडर और एक चतुर प्रधानमंत्री थी। तो उन्होंने जो कि अमेरिका को बोला, अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया एक परमाणु परीक्षण करे, क्योंकि सभी के सभी कंट्री अमेरिका से परमिशन लेते थे, तब परमाणु परीक्षण करते थे। लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई उनसे आगे जाए, क्योंकि अमेरिका पहले ही एक डेवलप कंट्री है और वो उस टाइम में भी डेवलप था, 1974 में भी डेवलप था और आज भी डेवलप है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी है। उस टाइम में भी उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और डेवलप कंट्री था। लेकिन इंडिया की अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो सभी देश उनसे डरते थे। वो चाहते थे कोई भी देश यदि परमाणु परीक्षण करेगा तो वो इंडिया से उनसे परमिशन ले। तो इसलिए उन्होंने सीटीबीटी बनाया था, एनएसजी बनाया था, एनपीटी बनाया था। ये आगे आपको बताते हैं। तो ऐसे ही जब उन्होंने रूल बनाए थे, क्यों बनाए थे, आगे बताते हैं आपको पूरा डिटेल में। तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमें एक जगह है तारापुर जो कि गुजरात में है, वहाँ पर हमें एक परमाणु प्लांट लगाना है जिससे बिजली पैदा करनी है। जो बिजली पैदा करनी, उस टाइम में बिजली भी नहीं होती, 1974 में बिजली भी नहीं होती थी इंडिया में, बहुत कम जगह होती थी। लेकिन वो एक तो लेडीज थी, ऊपर से प्रधानमंत्री थी, तो अमेरिका उनकी बात मान गया। जब उनकी बात मान गया तो उन्होंने बोला ठीक है। उस पर जो पैसा खर्च होना था उस टाइम में, उसके 300 करोड़ के आसपास होना था। तो उसमें उन्होंने यहाँ पे इंडिया में आके अमेरिका ने प्लांट बनाया और प्लांट लगा दिया। तब उसके बाद जब प्लांट लगा दिया, उन्होंने यूरेनियम देने से, जो प्लूटोनियम जिस पे परमाणु जो टेस्टिंग होती है, उसको उन्होंने देने से मना कर दिया। जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो इंदिरा गांधी ने बोला, जब जो आपने ये जो यहाँ पे प्लांट लगाया है तो आप इसको भी उखाड़ के ले जाइए, हमें कोई कुछ लेना देना नहीं है। तो अमेरिका को लगा रहे हमने इतना सारा खर्च कर दिया है तो हमें कोई नहीं, हम तुम्हें दे देते हैं जो कि यूरेनियम है जिस पे आपको बिजली पैदा करनी है, आपको दे देते हैं। लेकिन इसके पीछे जो मंशा थी, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम में, उनकी मंशा थी एक बार ये दे दे, हमने बिजली पैदा नहीं करना है, हमने जो कि परमाणु परीक्षण करना है अपने देश के लिए। जब उन्होंने वहाँ पे तारापुर में उन्होंने मंगाया, उसके बाद पोखरण एक जगह राजस्थान में, वहाँ पे 1974 18 मई 1974 में जो परीक्षण हुआ पहला, तो वहाँ पे राजस्थान में जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। और जो उस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और जो दूसरा ऑपरेशन हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो जब ये ऑपरेशन हुआ तो ये ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो कि यूरेनियम होता है उसमें जो शुद्ध जो परमाणु परीक्षण करना होता है उसमें शुद्ध यूरेनियम की नीड पड़ती है, जो कि 80% शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने यूरेनियम भेजा था वो सिर्फ 20% ही शुद्ध था, जो उन्होंने यूरेनियम भेजा था। लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तब उनको पता लग गया था कि इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया है, तो उन्होंने बहुत सारे बैन लगा दिए। सीटीबीटी जो लॉ बनाया था उन्होंने, उनका जो मेन टारगेट था कि कोई भी देश यदि परमाणु परीक्षण नहीं करेगा इजाज़त, वैसे उनसे इजाज़त लेके करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जो एनर्जी बनाया था उन्होंने, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जो कि देश परमाणु परीक्षण देश है, कोई भी उन्हें सप्लाई नहीं करेगा, जो कि यूरेनियम। और जो एनपीटी थी उनका था, उसका मीनिंग था कि कोई भी देश जो परमाणु परीक्षण जिन्होंने कर रखा है, संपन्न देश है, वो अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। और तीसरा जो उन्होंने बनाया था कि कोई भी देश ना तो सरफेस पे अपना जो परमाणु परीक्षण कर सकता है, ना वायु में ना ही पानी में। यानी कि इंडिया को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया था, बाउंड कर लिया था कि वो कैसे ना कैसे बिल्कुल भी परमाणु परीक्षण ना करे, और यदि करे भी तो हमसे इजाज़त ले।
तो वो ऐसे चाहता था कि उनको लगता था कि यदि ये देश भी परमाणु सक्षम देश बन जाएंगे तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो डेवलप था और वो चाहता था कि हमसे आगे ना निकले। मतलब वो अपने आप को फर्स्ट नंबर पे ही चाहता था। लेकिन उसके बाद जब 1998 में जब उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, तो उन्होंने खुली छूट दे दी थी ये किसको, जो कि चिदम्बरम, जो कि एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, और एपीजे अब्दुल कलाम जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आप लोग उनको जानते हैं। तो उनको खुली छूट दी थी, आप कुछ भी कीजिए, परमाणु को प्रशिक्षण कीजिए और सक्सेसफुल होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसी खुली छूट वही प्रधानमंत्री देते हैं जो निडर, साहसी और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उसमें ऐसे राष्ट्रपति भी निडर और साहसी होने चाहिए जो भी अपनी जान को निछावर करने के लिए हमेशा रेडी रहे, क्योंकि उनको पता है यदि उस पर अब ट्रायल लेंगे जो कि परमाणु प्रशिक्षण करेंगे, उसमें दंगे भी हो सकते हैं, उसमें युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और जो बगल की कंट्री है पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि यहाँ पे इंडिया में परमाणु प्रशिक्षण हो। लेकिन एक बार उसी टाइम में जो कि अमेरिका को पता लग गया था कि इंडिया में एक साइंटिस्ट है एपीजे अब्दुल कलाम, उनको 110% श्योर था कि वो यदि परमाणु प्रशिक्षण करेंगे तो 90% सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो उन्होंने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम को अमेरिका बुलाया और अमेरिका बुला के बोला कि आप वहाँ पे इसरो में, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम करते हो। वहाँ पे छोटे छोटे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, छोटी छोटी मशीनरी लगे रहते हैं। वहाँ पे क्या आप सीखोगे, क्या आपको मिलेगा, आप अमेरिका की नासा एजेंसी में कीजिए, काम कीजिए, आपको बड़े से बड़ा ओहदा मिलेगा, बड़े से बड़ा आपको मशीनरी मिलेगी सीखने के लिए। वहाँ पे स्पेस शटल के जो भी वहाँ पे जो मिशन होते हैं वो करते हैं। तो नासा ने उनको मतलब ऑफ़र दिया, लेकिन जो एपीजे अब्दुल कलाम ने, उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला, डिनाई कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ना हमारे आगे कोई है ना हमारे पीछे कोई है, हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। और लेकिन उन्होंने ये जरूर ऑब्जर्व कर लिया था कि जो वहाँ पे जो नासा का अंदर इक्विपमेंट लगा था, मशीनरी लगा थी, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि उन्होंने इंडिया के ऊपर सैटेलाइट छोड़ा हुआ है और सैटेलाइट प्रॉपर निगरानी कर रहा है इंडिया के चारों तरफ, कोई भी क्या मूवमेंट कर रहा है या फिर कोई भी परमाणु प्रशिक्षण करेगा तो उनको पता लग जाएगा। जो 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 सैटेलाइट है वो 1-1.5 घंटे के बाद घूम के वापस आ रहा था। जब वहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम वापस आए, उन्होंने आके सबसे पहले इंडिया के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने सैटेलाइट लगा रखा है और वो चक्कर लगा रहा है हर 1-1.5 घंटे में और वो निगरानी कर रहा है। तो वो अमेरिका को भी पता लग गया था कि ये प्रशिक्षण करेंगे, क्योंकि नासा से जो लौट के वापस गए थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको पता था। तो उन्होंने क्या किया, जो सैटेलाइट था उसका जो टाइमिंग है लेस कर दी, कम कर दी, उनको 1 घंटा से भी कम कर दी, यानी 45 या 1.5 घंटे, आधा घंटे के आसपास कर दी, जिससे कि जल्दी जल्दी आता रहे। लेकिन उन्होंने बैन लगा रखा था कि ना तो पानी में प्रशिक्षण कर सकते हैं, ना ही सरफेस पे, ना ही आकाश में। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना जो उनका तजुर्बा था उसका पूरा का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा के उन्होंने जो प्रशिक्षण किया, और चिदम्बरम जो राष्ट्रपति साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलके जो प्रशिक्षण का जो प्लान बनाया वो पृथ्वी के अंदर बनाया, ना कि ऊपर। जो प्रशिक्षण किया उन्होंने सबसे पहले, तो वो सक्सेसफुल हो गया था। किसी को भी पता नहीं लगा था, ना तो अमेरिका को, ना पाकिस्तान को, ना इंडिया के अंदर जो मुखबिर रहते हैं, बहुत सारे कमीने जो इंडिया के अंदर भी रहते हैं, जो अमेरिका को बता देते हैं कि यहाँ पे परमाणु प्रशिक्षण हो रहा है। और जो पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि यहाँ पे परमाणु प्रशिक्षण हो, तो वो भी अमेरिका को बता देता था, तो वो भी निगरानी में रहता था। तो किसी को नहीं पता लगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है। उसके बाद जब किसी को नहीं पता लगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि जब किसी को पता लगा ही नहीं है तो 2-3 और ब्लास्ट कर दी जाए, जिससे प्रशिक्षण बिल्कुल अच्छा हो जाए, आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए। तो उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि यहाँ पे एक जो कि पोखरण जो जगह है राजस्थान में, बॉर्डर के आसपास जहाँ पे प्रशिक्षण हुआ, यहाँ पे मिलिट्री का एक कैंप बना दीजिए, यहाँ पे बंकर बना दीजिए, जिससे ऐसा लगेगा कि मिलिट्री यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है और किसी को शक भी नहीं होगा। और उसके बाद जब प्रशिक्षण हुआ 13 मई को, दूसरा जब बहुत सारे 4-5 ब्लास्ट हुए, जिससे जो प्रशिक्षण हुआ उसमें
जो बंकर थे वो टूट गए और इधर उधर जो हल्ला मचा। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने तुरंत कॉल किया अटल बिहारी वाजपेयी को, बोला कि यह अनाउंस कर दीजिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, कोई भी राजस्थान में ज़्यादा लोग एंटर ना करें। उस टाइम में लोग भी बहुत कम होते थे, 1998 की बात है, तो उसमें उसके आसपास ना जाए। जब वो हुआ और उसके बाद जो मूवमेंट हुई, क्योंकि उसके जो मूवमेंट जब उन्होंने 4-5 ब्लास्ट किए, 4-5 प्रिकॉशन लिए ब्लास्ट करके, तो उनकी जो मूवमेंट थी वो पाकिस्तान के बॉर्डर के परले इलाके तक गई। जब पाकिस्तान में जो मूवमेंट गई तो उन्होंने तुरंत फ़ोन किया अमेरिका को और अमेरिका को बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो रहा है। तो उन्होंने नासा से तुरंत कांटेक्ट किया और नासा से देखा सैटेलाइट से कि नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पे मिलिट्री की एक्सरसाइज चल रही है और यहाँ पे तूफान आने वाला है, ये उन्होंने अनाउंस किया है। तो उनको यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो प्रिकॉशन सक्सेसफुल हो गया था, तो अमेरिका ने बोला कि ये तुमने सही नहीं किया, तुमने इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो कि प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बोला कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई भी खामियाजा भुगतने के लिए रेडी हैं। ऐसे कौन बोल सकता? वही बोल सकता जो निडर साहसी और देश के लिए पूरी निष्ठा से साथ काम करे। और उसमें हमारे देश के जो मिसाइल मैन थे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी मिले हुए थे उसके साथ, उनका वो भी निडर साहस होकर काम कर रहे थे। और दूसरा उन्होंने बोला कि हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि इंडिया एक संपन्न कंट्री है। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन यदि कोई देश नहीं मानता है तो मैदान में आ जाइए, हम आपको देख लेंगे जो भी होगा। उसके लिए अमेरिका को थोड़ा गुस्सा भी आया, आग बबूला भी हुआ कि ऐसे ये देश बोल रहे हैं। और उस टाइम इंडिया ज़्यादा डेवलप नहीं था, ज़्यादा विकसित नहीं था, ज़्यादा अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उस टाइम तो पाकिस्तान भी आगे दिखा देता था। उस टाइम की बात है, उस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक निर्णय लिया था जिससे कि परमाणु परीक्षण सक्सेसफुल हुआ था। और उसमें अमेरिका ने जब एक बार युद्ध करने के लिए रेडी हो भी गया था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम को बोला था कि जितने भी आपने परीक्षण किया उनके एक फ़ोटोकॉपी रेडी कर लीजिए, कभी भी यदि युद्ध हो सकता है तो जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अमेरिका ने पता लग गया था कि इनके पास परमाणु परीक्षण हो गया, इनके पास हथियार हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है इनके पास, अब ये हमला कर सकते हैं साथ में साथ। तो वो जाके पीछे हटा था। लेकिन अमेरिका इससे पीछे नहीं हटा, लेकिन उन्होंने क्या किया, और जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने अपनी टेस्टिंग रेडी तो कर रखी थी लेकिन प्रशिक्षण नहीं किया था, क्योंकि वो भी डर था अमेरिका का। लेकिन जब देखा उन्होंने इंडिया ने प्रशिक्षण संपन्न कर लिया है तो उन्होंने भी अपना प्रशिक्षण कर लिया। जब प्रशिक्षण किया तो अमेरिका ने बोला अरे तुमने क्यों किया है ये प्रशिक्षण? तो पाकिस्तान ने बोला अरे तुम उनका अपने बाप का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए और हम पे तुम बैन लगा रहे हो, हम पे तुम प्रेशर डाल रहे हो, यदि करना है तो उनका कुछ कीजिए। तो उनका जो पाकिस्तान को इंडिया का फ़ायदा तुरंत मिल गया। लेकिन अमेरिका ने उसके बाद भी पीछे नहीं हटा। अमेरिका ने बहुत सारे जो अदर कंट्री थे उनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बंद कर दिया, अमेरिका के साथ भी बंद कर दिया और देशों के साथ भी बैन लगा दिया। अमेरिका के साथ अमेरिका ने पाकिस्तान पे भी बैन लगा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था इंडिया की थोड़ी सी डगमगाई। क्योंकि इंडिया की थोड़ी डगमगाई, ज़्यादा नहीं डगमगाई। उसका रीज़न था क्योंकि 50 लाख लोग जो कि अदर कंट्रियों में काम करते थे, जो कि वहाँ पे काम करते थे, वहाँ से जो अर्न करते थे वो डॉलर और पौंड में इंडिया बेचते थे, जिससे इंडिया की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी डगमगा गई और पूरी पूरी ख़राब हो गई। तो उनको जो उन्होंने प्रशिक्षण किया था यूरेनियम का, जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी, तो उसमें उनको 20 करोड़ में बेचना पड़ा। सबसे पहले तो उन्होंने ईरान को बेचा, नॉर्थ कोरिया को बेचा और उन्होंने बेचते चले गए। जब उन्होंने अमेरिका ने उन पे बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला बैन हटा दो वरना हम फेसबुक पे भी डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास खाने के लाले पड़े, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, हमारे साथ कोई बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं है। आपने इतना बड़ा बैन लगाया कि जिससे कि हम भूखे मर रहे हैं। तब जाके उन्होंने ये बैन हटाया था। और उसके बाद फिर इंडिया ने बोला जब कि तुमने उनसे बैन हटा दिया तो हमसे बैन हटाइए, तब इंडिया ने उनका फ़ायदा उठा लिया। तो जब फ़ायदा उठाया तो ऐसे करके जो इंडिया के निडर और सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ये प्रशिक्षण उनके राज्य में होता, उनकी सरकार थी उस टाइम, और जो राष्ट्रपिता थे, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, उन्होंने अपना टाइम राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया था। ऐसे ही अब्दुल कलाम थे जो राष्ट्रपति भी रहे हैं और एक बहुत बड़े मिसाइल मैन जो साइंटिस्ट भी रहे हैं, जिन्होंने ये इतना बड़ा
प्रशिक्षण सक्सेसफुल किया। ये था छोटा सा वीडियो, जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले जय हिंद।